ले जाएगा, प्रयोग कर ले जाएगा। ये खुद पहला सिद्धांत बताता है, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है, बस केवल एक पूछ लिया था, हटा दो। दूसरा सिद्धांत आपको पढ़ना है, सुनना। ये आपका जो दूसरा सिद्धांत है जिसको आप कहते हो गेट्स, तो ये सिद्धांत भी पेपर में नहीं आता। औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है, इसको गेट्स ने दिया था, ये भी नहीं आता। ये आते हैं सर समान तत्व, ये आएगा। सुनो, समान तत्वों का सिद्धांत, अधिगम का समान तत्वों का सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन देने वाले थे थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा है कि समरूप तत्वों के सिद्धांत से, इसको ही कहा जाता है सादृश्यता का नियम, जो उनका चौथा नियम है सादृश्यता का नियम क्या कहता है? जहां तक समानता होगी अधिगम केवल वहीं तक होगा। मतलब यदि कोई बालक है ABC सीख गया है, यदि वह दूसरे दिन ABCD सीखने जाएगा तो C तक वह पहले ही अधिगम कर चुका है। तो अधिगम का स्थानांतरण केवल समान तत्वों तक होता है। ये किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। अधिगम का स्थानांतरण केवल समान तत्वों तक होता है, ये किसके द्वारा बताया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है सर, बस केवल नाम ही पूछा जाएगा। समान तत्वों का सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। स्थानांतरण का सिद्धांत। दूसरा आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या है, समझना सर जरा। सामान्यीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो CH जुड़। केवल यही पूछा जाता है कि किसने दिया। आप देखना, सामान्यीकरण का मतलब है, देखना सर जरा समझना। यदि हम कहें, यदि कोई एक बालक किसी एक विषय के ज्ञान को भली भांति यदि समझ लेता है, मतलब समझने का मतलब यदि वह उसका सामान्यीकरण अपने अर्थों में कर लेता है, तो फिर वह उसी सामान्यीकरण सिद्धांत का कहीं भी क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। भाई एक बार तुम्हें A+B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को बेहतर समझ में आ गया कि कहाँ प्रयोग किया जाता। तुमसे चाहे भौतिक में प्रयोग कराएं, चाहे फिजिक्स में कराएं, चाहे केमिस्ट्री में, कहीं भी कराएं, आप क्या कर ले जाओगे। तो उसने कर लिया है सामान्यीकरण। यदि तुमने सीख लिया है दीर्घ संधि का सूत्र, सीख लिया है वृद्धि संधि का सूत्र, तुम चाहे हिंदी में यूज करो, चाहे संस्कृत में यूज करो, कहीं पर भी उस नियम को क्या कर सकते हो? अप्लाई। कहलाता है क्या? सामान्यीकरण का सिद्धांत। आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत कहा गया है? WC बागले के द्वारा दिया गया। बस केवल यदि कहें तो नाम ही पूछे जाते हैं। सुनना सर, इसमें इसके अंतर्गत क्या है सुनना। इन्होंने कहा वह व्यक्ति जो उस व्यक्ति के खुद के होते हैं कुछ आदर्श, होते हैं खुद के कुछ मूल्य, और व्यक्ति उन्हीं आदर्श और मूल्यों के अनुसार क्या करता है? अपने हिसाब से अपने नियमों पर चलता है, और उसी के अनुसार यदि उसने कोई आदर्श सीखा है, कोई नियम सीखा है, उसी आदर्श नियम का क्या कर पाता है? स्थानांतरण। वो आदर्श, वो नियम। भाई एक बालक है, तुमने उसको सिखाया ही नहीं कुछ। जैसे कि एक बालक है, तुम उससे कहो बेटा पूजा करो, तुमने उसको कोई पूजा करना सिखाया ही नहीं, तो वो कहां से कर लेगा पूजा? तुमने जो आदर्श, जो मूल उसके अंदर विकसित किए हैं, उन्हीं का कर पाएगा बालक स्थानांतरण। बात समझ पाए कि नहीं? तुमने कहा बेटा अगरबत्ती जलाओ, तुमने उसको कभी अगरबत्ती जलाना नहीं सिखाया, वो कहां से जला लेगा किसी दूसरी जगह अगरबत्ती? तभी जला पाएगा, तभी कोई कार्य कर पाएगा जब एक जगह किया हो क्या? अधिगम। बस सर यही आपके सिद्धांत थे, इसके बाद नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा 10 मिनट और लेते सर, बहुत टाइम खींच। समझना, यहां से है, देखना से। हाँ, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? प्रगति के सूचक, मौलिकता के सूचक, गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो हमने आपको कहा था कि किसके सूचक हैं? केवल सीखने की, प्रगति के सूचक। आप कहो क्या वो मौलिकता के नहीं है? क्यों गत्यात्मकता के स्वरूप नहीं है? क्यों रचनात्मकता के सूचक नहीं है? भाई सुनना, भाई सीखने के वक्र, भाई सीखने में शामिल है रचनात्मकता, सीखने में शामिल है गत्यात्मक स्वरूप, और सीखने में होनी चाहिए मौलिकता, लेकिन सीखने के वक्र में नहीं होती है क्या? मौलिकता। भाई मौलिकता का मतलब क्या है? जो सीखने के वक्र हैं, आपका आदर्श वक्र भी तो बताया गया, आपका नतोदर वक्र भी तो बताया गया, उन नतोदर वक्र भी तो बताया गया, और मिश्रित वक्र भी बताया गया। तो आपका वो क्या है? मिश्रण है, कई वक्रों का मिश्रण है, तो उसमें नहीं है क्या ओरिजिनलिटी? कोई वक्र ऐसा है तो कोई वक्र ऐसा है, इसको नहीं करेंगे। आपको परिभाषा से सीधा लिया गया है स्किनर की, कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? प्रगति के सूचक हैं। परिभाषा से सीधा टिकना, गत्यात्मक स्वरूप के सूचक नहीं। कहीं पर गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, तो कहीं पर आपके स्थिर अवस्था के भी सूचक हैं। तो केवल आप ये नहीं कहोगे कि ये गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, क्यों? जहां पर बढ़ रहा है तो गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, लेकिन व्यक्ति आपका डाउन हो रहा है तो फिर आपका क्या है? नीचे की ओर गिर रहा है, और बीच में व्यक्ति क्या रहेगा? स्थिर भी रहेगा, तो उसको भी वक्र के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। रचनात्मकता के सूचक हैं, रचनात्मकता की सूचक बिल्कुल नहीं है। कहां दिख रही है कि व्यक्ति की हो रही है रचना? केवल किसको दिखाया जाता है? लाइनों को दिखाया जाता है। ये बस इतना ही। चलिए समझना, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखना सर जरा, मिश्रित पड़ा, उन्नतोदर पड़ा, जिसको उत्तल कहते हैं उन्नतोदर, लंबवत नहीं पड़ा, यानी कि यही आपका क्या है? आंसर है, यानी कि लंबवत वक्र होता ही नहीं है। फिर समझना सर जरा,
यदि कहें, अब थोड़ा ज़्यादा तेज भागते हैं क्योंकि हमने सब अभी तो पढ़ाया है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, कहलाता है क्या? अधिगम का पठार। मतलब सीखने की अवस्था के दौरान यदि कोई प्रगति रुक जाए तो क्या कहा जाता है? क्या है? अधिगम का पठार। फिर यदि कहें, अगला प्रश्न है, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। ये अच्छा प्रश्न है, सुनना सर कैसे, सुन देखिए। इन्होंने कहा अधिगम का पठार, अधिगम की समाप्ति तो होता ही नहीं। क्यों? अभी रुक गए हैं, ये हम बढ़ रहे थे, यहां स्टॉप हो गए, तो हम बाद में क्या करेंगे? जैसे देखा होगा सर, एक व्यक्ति है, ये किया, ये रुक गया, ये आगे बढ़ा, ये आया अधिगम का पठार। अब ये जब अधिगम का पठार आया तो अभी बच्चा आगे था, बढ़ गया, बीमार था, रुक गया, अधिगम का पठार आया, फिर जाके अधिगम करेगा, क्या पढ़ना छोड़ देगा? नहीं। तो आपका समाप्ति तो नहीं होती। अधिगम का पठार आना कोई दोष नहीं है। अरे कोई व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको रुकना ही पड़ेगा, तो अधिगम में कोई दोष नहीं है। अधिगम का पठार आना, अधिगम का पठार अधिगम का दोष नहीं है। क्यों? 24 घंटे कौन काम करेगा सर? थोड़ा तो रुकना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में व्यक्ति का अधिगम थोड़ा डाउन